हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। एक क्लास की अपलोड कर दी गई है। हमने पहले वीडियो में आपको हिमालय के बारे में जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हिमालय, महा हिमालय, ट्रांस हिमालय और भारत के भौतिक स्वरूप विभाजन के बारे में जाना। अब आज हम यहाँ देखेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन जो है पश्चिम से पूर्व। यहाँ पहले हम थोड़ा मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आप हमारे जो ये पूर्वी हिमालय यहाँ पर है, चीन है, यहाँ पे सांगपो नदी जो बह रही है, हिमालय पर्वत है, एवरेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कंचनजंगा है, मकालू है, जलेबला, भूटान यहाँ पर है, भूमडल्ला। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, नदियाँ हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। कोसी नदी, आपको तीस्ता नदी देख सकते हैं, गारो, फांसी, जयंतिया श्रेणी आपके मेघालय, ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, पटकाई बूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मीजो श्रेणी। तो ये कुछ ऐसी जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज इनके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जी हाँ, पश्चिम से पूर्व जो है इसका प्रादेशिक विभाजन, पश्चिम से पूर्व ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब हिमालय सिंध और सतलज नदी के मध्य है। जी हाँ, पंजाब हिमालय जो है हमारा सिंध और सतलज नदी के मध्य है। 500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यहाँ हम देखेंगे पंजाब हिमालय सिंध और सतलज नदी के मध्य पड़ता है, 500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कुमाऊं हिमालय की बात करेंगे, यह सतलज और काली नदी के मध्य होता है। जी हाँ, और इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे नेपाल हिमालय। जी हाँ, काली और तीस्ता नदी के मध्य होता है। जी हाँ, और इसकी लंबाई जो है 800, सबसे लंबी जो है सबसे लंबा जो है नेपाल हिमालय हमारा 800 किलोमीटर इसका लंबाई है। असम हिमालय की बात करेंगे तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग होता है और इसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। तो दूसरे पे हमारा असम है, तीसरे पे हमारा पंजाब है और चौथे पे कुमायूं। तो सबसे कम लंबाई जो है कुमायूं जो है, सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो नेपाल की, इसे आप लोग याद रखें। तो नेपाल के हिमालय जो है किन किन नदियों के बीच में है, तो काली और तीस्ता नदी के बीच में है। कुमाऊं जो है सतलज और काली नदी के बीच में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में देखेंगे। जो भारत की प्रमुख घाटियाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले नुब्रा और मरखा घाटी। जी हाँ, नुब्रा और मरखा घाटी हमारे लद्दाख में है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति, पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। युथांग जो है सिक्किम में है। नेवरा जो है पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर शांत घाटी जो केरल में है। जोकू घाटी नागालैंड में है। चुम्बी जो है सिक्किम, भारत, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पे है। बराक घाटी जो है असम में है। अराकू जो है विशाखापट्टनम में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख हिमनद की बात करेंगे। जी हाँ, भारत के प्रमुख हिमनद जो हैं, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोना पानी। जी हाँ, बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोना पानी। भारत के प्रमुख हिमनद उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी। यहाँ हम देख लिए कि भारत के प्रमुख हिमनद उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी, ये उत्तराखंड में कुछ प्रमुख हिमनद हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी। लद्दाख की बात करेंगे तो सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद। सिक्किम जो है जेमू में, जिसे आप लोग याद रखेंगे। भारत के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे तो काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला। जी हाँ, काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला हमारे लद्दाख में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल जो है जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला, बड़ा लाचार, लोहतास, यांगची, दीवान, डेपसा जो हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला उत्तराखंड में है। नाथुला, जलेबला हमारे सिक्किम में है। तो ये हमारे प्रमुख दर्रे हैं जहाँ से हमारे एग्जाम में 100% सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिपकिला, बड़ा लाचा, रोहतांग, यांगजी, दीवान, डेपसा हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला हमारे उत्तराखंड में है। नाथुला, जलेबला जो सिक्किम में है। बोमडिल्ला, दिफू, सेला, यांग्याप, पांगसार ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजुतारा जो है मणिपुर में है। थाल घाट, घोर घाट जो है महाराष्ट्र पश्चिम घाट में है। पाल घाट जो है केरल में है, पश्चिमी घाट में, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे अगला उत्तर भारत का मैदान। जी हाँ, उत्तर भारत के मैदान की बात करेंगे तो यहाँ हम उसकी चर्चा करेंगे। उत्तर भारत का मैदान जो है यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। जी हाँ, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है और जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई जो है 1000 से 2000 मीटर है। विस्तार की बात करें तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है ये। लंबाई की बात करेंगे तो 3200 किलोमीटर। जी हाँ, 3200 किलोमीटर है यहाँ पर उत्तर भारत का मैदान। चौड़ाई की बात करेंगे तो 150 से 300 किलोमीटर। जी हाँ, 150 से 300 किलोमीटर, लंबाई 3200 किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलो हेक्टेयर में स्थित है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में
जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई जो है 1000 से 2000 मीटर है। सघन जनसंख्या क्षेत्र है, यहाँ अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तर से दक्षिण का विभाजन की बात करें तो भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान, जी हाँ, ये 3 भागों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभाजन है। भाबर है, फिर तराई है, फिर जलोढ़ मैदान। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये हमारा था उत्तर भारत के मैदान से संबंधित तथ्य। अब हम देखेंगे यहाँ पर भाबर क्षेत्र की बात करेंगे, जी हाँ, तो भाबर क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। भाबर क्षेत्र के बाद देखेंगे कि शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल पर स्थित होता है। यह 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित होता है, जी हाँ, नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित होता है। कभी कभी नदियाँ इसमें विलुप्त हो जाती हैं, जी हाँ, और यह किसी योग्य नहीं होता। जी हाँ, भाबर क्षेत्र जो होता है शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढाल पर होता है। 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित होता है। और कभी कभी नदियाँ यहाँ क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, वह किसी योग्य नहीं होता, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर तराई क्षेत्र के बारे में देखेंगे। जी हाँ, तराई क्षेत्र जो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। जंगली और वन प्राणी क्षेत्र, जी हाँ, चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर यहाँ पर होती है इसकी। और भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ प्रकट होती हैं। जी हाँ, भाबर के क्षेत्र में जो नदियाँ विलुप्त होती हैं यहाँ पर तराई क्षेत्र में आपकी प्रकट हो जाती हैं। नम और दलदली क्षेत्र होता है हमारा तराई क्षेत्र। और जंगल और वन प्राणी क्षेत्र भी कहलाता है, और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे जलोढ़ मैदान की बात करेंगे। जलोढ़ मैदान जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। बांगर की बात करेंगे तो पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है। बाढ़ वाले मैदान में दूर स्थित होता है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है। मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ पाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ से निर्मित है ये। बाढ़ वाले मैदान में स्थित है ये। प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण और अत्यधिक उपजाऊ। जी हाँ, यहाँ हमने देख लिया कि बांगर और खादर 2 प्रकार के होते हैं। बांगर में आपका पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है। बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित होता है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग ये बांगर होता है। मृदा में चूनेदार निक्षेप जैसे कि कंकड़ पाए जाते हैं। खादर की बात करेंगे तो नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है। बाढ़ वाले मैदान में स्थित होता है। प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है और अधिक उपजाऊ होता है हमारी खादर, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर भारत के मैदान का सामान्य विभाजन की बात करेंगे। तो यहाँ पर पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इसकी हम बात करेंगे। तो पंजाब का मैदान जो है सिंध और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना है। गंगा के मैदान की बात करेंगे तो गंगा उसकी सहायक नदियों के द्वारा। ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के द्वारा यह बना है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर अगला देखेंगे पंजाब में घग्गर, तीस्ता नदी के मध्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विशेषकर असम में। तो इस तरह हमने इसे यहाँ पर देख लिया। अब हम अगला देखेंगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार। जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे तो यह प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका विभाजन की बात करेंगे तो ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। जी हाँ, प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग होता है। पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित होता है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची और कार्डमम की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ हमने देख लिया प्रायद्वीप पठार जो है इसके दक्षिण में इलायची और कार्डमम की पहाड़ियाँ, दक्षिण में पश्चिम में जो है यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ हैं, गिर पहाड़ियाँ। पूर्व की बात करेंगे तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, और उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर दिल्ली और कटक यहाँ पर है। तो इस तरह आप लोग इसे याद रखेंगे। और इसका जो ढलान है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जी हाँ, इसका ढलान जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये इसी तरह ढलान इसका है, यहाँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक है। ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे यह मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में। जी हाँ, नर्मदा के उत्तर में स्थित है, नर्मदा नदी के उत्तर में। और दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में। उत्तर पूर्वी पठार पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है इसका। जी हाँ, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में इधर जो है काली मिट्टी का विस्तार है। अनेक पठारों पहाड़ियों से निर्मित है। ये अनेक पठारों पहाड़ियों से निर्मित है। त्रिकोणीय आकृति है इसकी। ऊंचाई जो है 600 से लेकर 900 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय पठार जो है त्रिकोणीय आकृति का है। ऊंचाई इसकी 600 लेकर 900 मीटर तक है। अनेक पठार और पहाड़ियों से निर्मित है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम मैदान में काली मिट्टी का विस्तार है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे मालवा का पठार की बात करेंगे। जी हाँ, मालवा पठार जो कि पूर्व में बुंदेलखंड इसे कहा जाता था। समग्र ढाल उत्तर की ओर होता है इसका। दक्षिण में बिंद श्रेणी और लाल प्रवाह से निर्मित होता है। पश्चिम में जो है अरावली पर्वत से यह घिरा है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे मालवा का पठार, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे मध्य उच्च भूभाग की बात करेंगे। जी हाँ, मध्य उच्च भूभाग यहाँ पर देखेंगे। तो मध्य उच्च भूभाग के बारे में देखेंगे तो नर्मदा नदी के उत्तर में। जी हाँ, ये नर्मदा नदी बहती है, इसके उत्तर में यहाँ पर मध्य उच्च भूभाग स्थित है। दक्कन पठार की उत्तरी सीमा। जी हाँ, दक्कन पठार की उत्तरी सीमा होती है यहाँ पर। अवशिष्ट पर्वतों का उत्कृष्टतम उदाहरण है यहाँ पर। ऊंचाई जो है 700 से लेकर 1000 मीटर है। जी हाँ, 700 से लेकर 1000 मीटर तक।
ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, पश्चिम में चौड़ा है। जी हाँ, यहाँ पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में संकीर्ण है, जिसे आप लोग याद रखते हैं। पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में यहाँ पर संकीर्ण है। अधिकांश विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड स्थित है। जी हाँ, इसके पूर्वी भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड स्थित है। पूर्वी विस्तार जो है राजमहल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर पठार तक स्थित है। जी हाँ, पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर पठार तक है। पश्चिमी सीमा जो है अरावली पर्वत है। पश्चिमी सीमा जो है अरावली पर्वत है। दक्षिणी सीमा जो है सतपुड़ा पर्वत है। जी हाँ, पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत, दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर्वत। उत्तरी विस्तार जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी विस्तार जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड पठार की बात करेंगे। जी हाँ, बुंदेलखंड जो अर्धशुष्क जलवायु है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ग्रेनाइट और नीच से निर्मित है। सघन अपर्दित क्षेत्र है। लहरदार क्षेत्र और कृषि योग्य नहीं है। लहरदार क्षेत्र और कृषि योग्य नहीं है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ग्रेनाइट और नीच से निर्मित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। अर्धशुष्क जलवायु है। सघन अपर्दित क्षेत्र है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बघेलखंड का पठार मैकाल श्रेणी के उत्तर में उत्तर प्रदेश, झांसी और मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये उत्तर में सोन नदी। जी हाँ, उत्तर में सोन नदी है। मैकाल श्रेणी में उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का झांसी मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ छोटा नागपुर पठार के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, छोटा नागपुर पठार जो कि उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं इसके। जी हाँ, उत्तर पूर्व में इसके राजमहल पहाड़ियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। विस्तार की बात करेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिणी रांची का पठार स्थित है। अन्य नाम की बात करें तो भारत का रूर पाट भूमि से कहा जाता है। खनिज समृद्ध क्षेत्र लोहा कोयला है। दामोदर रेखा उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र यहाँ पर है। और उत्तर पश्चिम में इसके सोन नदी स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। छोटा नागपुर से संबंधित जानकारी थी, इसे यहाँ से भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम दक्कन पठार देखेंगे। जी हाँ, दक्कन के पठार देखेंगे जो कि उत्तर में जो यहाँ पर सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। जी हाँ, दक्कन पठार के उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। विशाल लावा के पर्दन अक्षय से निर्मित होती हैं। पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है नीलगिरी पहाड़ी है। पश्चिम में पश्चिमी घाट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट है। पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी है। पूर्व में पूर्वी घाट है। विशाल लावा के पर्दन और अक्षय से निर्मित होती हैं। उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ होती हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हम आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे और अगले क्लास में हम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आज के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों की क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल ज़रूर बनते हैं, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से इसको कवर कीजिए। 1 से 2 बार देखिए। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।